आइए बच्चों, आज हम 2021 के 346 एफएस सेट को हल करते हैं। इससे पहले हम 2021 के 346 एफयू एफएस सेट को हल कर चुके हैं और ये हम आज 346 एफयू हल करेंगे। अगर आप जो है 346 एफएस सेट को हल करना या उसका सलूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। आपको जो है सीक्वेंस से सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और इस चैनल पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हल जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाता है। इससे आपको उन्हें याद करने में भी आसानी रहेगी। तो आइए इस हल करते हैं आगे इन्हें। तो आपका जो पहला का है इसमें कहा गया है कि एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर हैं। एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल ऑप्शन दे रखे बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ये जो प्रश्न है इसमें दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात की गई है। जैसे मान लेते हैं कि कोई दो आवेश हैं, एक हमारा आवेश जो है Q1 यहाँ है और एक आवेश Q2 यहाँ है। इनके बीच जो बल लग रहा है, अगर हम कोई तीसरा आवेश यहाँ कहीं ला के रख देते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक हमारा आवेश जो है वो Q1 है, ये यहाँ रखा है और ये यहाँ रखा Q2। इनके बीच एक बल लग रहा है। तीसरा आवेश जब ला के रखते हैं तो इनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। तो आपको हम बता दें कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यानी कि ये जो दो आवेश हैं इनके बीच लगने वाला बल जो है उन आवेशों के मान और उनके बीच की दूरी और साथ ही साथ किस माध्यम में ये आवेश रखे हैं, केवल इन्हीं तीन बातों पर निर्भर करेगा। बाकी आप इसके पास में एक चाहे आवेश ले आओ, चाहे 2 ले आओ या 10 ले आओ, इन दोनों के बीच लगने वाले इनके बीच लगने वाले बल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाले बल पर केवल माध्यम का, इन दोनों आवेशों का और इनके बीच की दूरी का प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब इसमें जो आपको प्रश्न दे रहा है इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कि जो बल है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि तीसरा आंसर। ठीक है, तीसरे आवेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप लोग एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी एक पर रिजल्टेंट फोर्स पूछा जाए, मतलब इस पर इसके और इसके कारण लगने वाले बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर इनको आप इंडिविजुअल देखोगे तो इस तीसरे का तो प्रभाव पड़ेगा, इस तीसरे का प्रभाव इस पर भी पड़ेगा, इस पर भी पड़ेगा, बट इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर नहीं पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको इसमें जो धारा दे रखी है I बराबर 2 एम्पियर और समय दे रखा है T बराबर 2 सेकेंड। कह रहा है आवेश बताइए, तो Q बराबर फार्मूला होता है I बराबर होता है Q बटे T क्रॉस, तो हमारा Q बराबर हो जाएगा IT। I की वैल्यू है 2, टाइम की वैल्यू है 2, तो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 4 सेकेंड, नहीं सॉरी आवेश है ना तो कूलाम, तो 4 कूलाम। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सीधा सा दिख रहा है पहला वाला 4। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं। तो पहले आप हमें ये बताइए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं कि जब माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र और किसी परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र
या ऐसा समझ लो, ये भी परिभाषा है कि जब माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित होते हैं तो माध्यम में एक तरंग संचरित होती है, इसे चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और साथ ही एक परिभाषा ऐसे भी होती है कि जब किसी परिपथ में धारा को बहुत तेजी से परिवर्तित किया जाता है तो उसके चारों ओर माध्यम में तरंगे उत्पन्न होती हैं। दोनों परिभाषाएं सही हैं। या फिर तो ये कह दो कि चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है तो माध्यम में जो है तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है। और इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली परिभाषा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब किसी तार में कोई आवेश या कोई धारा बहुत तेजी से परिवर्तित होती है तो जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो धारा परिवर्तन का मतलब क्या है? आवेश का वेग जो है वो लगातार बदलना, तभी तो धारा परिवर्तित होगी। समझ रहे हैं बात को? तो जब धारा परिवर्तित हो रही है मतलब आवेश का जो वेग जो है वो बदल रहा है। और वैसे भी जब आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलाक्षण गुण पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही मिलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। तो अगर त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है तो इसका मतलब आवेश का वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश। अच्छा, एक मिनट और, इसमें कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न नहीं होती हैं। तो नहीं होती हैं किससे? तो ये तो स्थिर आवेश से नहीं होती हैं। बाकी त्वरित आवेश भी करता है, अवमंदित आवेश भी करता है, और एक समान वृत्तीय गति करते आवेश। तो जब कोई एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसमें भी त्वरण रहता है, तो उसमें भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। तो अगर यहाँ लिखा है नहीं करता है तो इसका मतलब इसका आंसर होगा कि स्थिर आवेश, क्योंकि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं करता है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, वैद्युत क्षेत्र की भी और चुंबकीय क्षेत्र की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्थिर आवेश पर निर्भर नहीं होती है या उससे उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है यदि प्रकाश का गमन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब परिभाषा कर देते हैं तो कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह पृष्ठ से टकराकर उसी जो है माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से सघन से किस में जाती है? विरल में जाती है। ठीक है। तभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश किरण जो है वो विरल से सघन में जाए। तो जो है इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा कि वायु से जल। तो वायु तो विरल है, ठीक है, और जल सघन है, तो इसमें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश जो है वो विरल से सघन में जा रहा है। ऐसे ही जल से वायु में, इसमें जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। कांच से जल में, कांच सघन है तो इसमें भी संभव है। कांच से वायु में तो कांच भी सघन है। पहला माध्यम अगर सघन है, पहला माध्यम सघन है तो जाहिर सी बात है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। तो इन तीनों ऑप्शंस में पहला माध्यम सघन है जिससे प्रकाश जा रहा है, तो ये तो तीनों जो है सही हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल किस में नहीं संभव है? इस पहले वाले ऑप्शन में, कि जो है प्रकाश अगर वायु से जल में जा रहा है तो ये आपका संभव नहीं है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। तो यहाँ तक हमारी समझ में आ गया, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है कह रहा परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक होता है किसका? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या प्रिज्म। प्रिज्म तो आप नहीं होता, समतल दर्पण वो यूज होता लेकिन वो बीच में होता, उत्तल दर्पण तो यूज होता ही नहीं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? अवतल दर्पण। अगर आपको और डिटेल देखनी हो
तो परावर्तक दूरदर्शी आपको जो है प्रकाशिक यंत्र चैप्टर में मिलेगा, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। और अगला प्रश्न आपका है चा, पहले का चा। इसमें कह रहा है कि किसी धातु सतह से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करने वाले विकिरण की आवृत्ति में वृद्धि करने पर, मतलब यहाँ पर आपतित प्रकाश के आवृत्ति में वृद्धि कर रहे हैं। और आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, मतलब आवृत्ति में वृद्धि मतलब ऊर्जा में वृद्धि। समझ रहे हैं ना? जो भी प्रकाश आता है, प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर एच न्यू, न्यू है आवृत्ति, और आवृत्ति में वृद्धि का मतलब ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, तो ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो अब इसमें ऑप्शन कह रखा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ने से प्रकाशन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या लेना देना, वो तो तीव्रता पर निर्भर करता है। तो ये तो संभव नहीं, ये तो सही नहीं है। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, आवृत्ति से ना घटती है ना बढ़ती है, तो ये भी जो है सही नहीं है। तीसरा है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये जो है कुछ कुछ सही लग रहा है। ठीक है, कुछ कुछ क्या यही सही है, क्योंकि जब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है फोटोन की, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है केवल यही प्रश्न होते हैं। और आइए अब इसका हम अगला प्रश्न करते हैं, 2 का। तो 2 का में जो है आपसे कह रहा है कि 2 का में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बेटा ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला चैप्टर है उसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, तो उस स्पेक्ट्रम को आप जो है बढ़ते हुए या बढ़ते हुए घटते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में, आवृत्ति के तरंग में के हिसाब से और आवृत्ति की परास के हिसाब से आप उन्हें याद कर लो, रट लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपको जो है लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न 1 नंबर का मिल जाता है। तो मुझे जहाँ तक याद है, तो अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो मुझे ये तो हमेशा याद रहता है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो है वो रेडियो तरंगों की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो गामा किरणों की होती है। तो इसमें गामा तो है नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो बढ़ते हुए क्रम में जो मुझे लग रहा है इसकी तो सबसे कम होगी। ठीक है, ये होता ना, हाँ एक्सरे। एक्सरे ये जो जितनी तरह लिखी हुई हैं, इन तरंगों में सबसे ज़्यादा जो कम वेवलेंथ होती है तो वो एक्सरे की होती है। इसकी सबसे कम है, कम। ठीक है, सबसे सबसे कम। ओके, फिर दूसरे नंबर पे जो है वो आता है आपका पराबैंगनी 2, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये बढ़ता हुआ क्रम है। तीसरे नंबर पे जो है 3 दृश्य तरंगे, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ये तो मुझे याद रहता है हमेशा, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पाती हैं। और ये सूक्ष्म तरंगे फिर जो है ये हमारी आती हैं चौथे नंबर पे। ठीक है, और फिर लास्ट में तो ये बचा 5वां। तो ये मेरे हिसाब से एक क्रम होना चाहिए, 1 की वेवलेंथ सबसे कम, फिर 2, फिर जो है 3, फिर 4, फिर 5, मतलब 1 की सबसे कम, उससे ज़्यादा 2 मतलब पराबैंगनी, फिर उससे ज़्यादा 3 यानी कि दृश्य, फिर उससे ज़्यादा 4 यानी कि सूक्ष्म तरंगे, और फिर जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो तरंगों की। और बेटा इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा किताब से देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि याद नहीं रहता ना, सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता किसी आवृत्ति 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 ओम के प्रतिरोध एवं 2.0
मिली हेनरी के प्रेरकत्व से जुड़ी है। परिपथ की प्रतिबाधा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा का मान ज्ञात करना है तो प्रतिबाधा का सूत्र सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है वो होता है जड़ इज इक्वल टू प्रतिबाधा जड़ बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है। अब जो है आपको मालूम है एक्सएल का जो है मान हमें मालूम होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल। तो ये हो जाएगा ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर अंडर रूट आपको मालूम है कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ जो है इसकी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो ये हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई एफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब आपको प्रश्न में दिया क्या है इसे देखिए। तो आपको प्रश्न में दिया है क्या दिया है 50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो वोल्टेज कितना दे रखा 50 वोल्ट। आवृत्ति कितनी दे रखी 50 हर्ट्ज। ठीक है 50 हर्ट्ज। और प्रतिरोध दे रखा आर बराबर जो है 50 ओम। ठीक है। और प्रेरकत्व एल दे रखा 2 मिली हेनरी मतलब 2 गुणे 10 की घात -3 हेनरी। अब ये आप एफ आर एल का मान यहाँ रख दीजिए। तो जब आप ये मान रखेंगे तो जड़ बराबर जो है आपका आ जाएगा अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस 4 पाई का मान 3.14 स्क्वायर प्लस एफ का मान 50 का स्क्वायर प्लस इंटू एल की वैल्यू दे रखी है आपको 3 गुणे 10 की घात -3। तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। और उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आ रहा है। इस टाइप की न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और कैलकुलेशन ज़्यादा होने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम इसे सॉल्व करने से थोड़ा बचते हैं। आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी आंसर देगा उसे मैं लाइक करूँगा उसके कमेंट को बताऊँगा कि सबसे पहले किसने कमेंट किया। आइए बच्चों अब जो है हम इसमें अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है कि किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है। क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूरित ऊर्जा के बराबर होगी? कारण से स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा नहीं। बैटरी द्वारा दी गई संपूर्ण ऊर्जा संधारित्र में संचित नहीं होगी क्योंकि कुछ ऊर्जा परिपथ में बाह्य प्रतिरोध में खर्च हो जाती है और ऊष्मा के रूप में वातावरण में निकल जाती है। क्या आंसर लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे नहीं। बैटरी द्वारा आपूरित समस्त ऊर्जा संधारित्र में संचित नहीं होती है क्योंकि कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में जो है वातावरण में उत्सर्जित हो जाती है। क्योंकि आपको मालूम है तार वगैरह होते हैं गर्म होते हैं तो हीट के रूप में बैटरी की कुछ ऊर्जा चली जाती। अच्छा अगर आपसे पूछे कि कितनी ऊर्जा संचित होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता देते हैं कि आपको मालूम है कोई भी बैटरी अगर है तो उस बैटरी की जो ऊर्जा होती है यू बी मान लेते हैं हम इसे। बी फॉर बैटरी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू बी। ठीक है। क्यू जो है वो आवेश होता है जो बैटरी को दिया जाता है और बी जो है उसके टर्मिनल के बीच वोल्टेज होता है। ठीक है। और जो संधारित्र होता है संधारित्र की जो ऊर्जा होती है यू कैपेसिटर का सी
यू सी ये होती है 1/2 क्यू इंटू बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा होगा तो u बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा। इसमें बी जो है सी का मान रख दो 1/2 और सी का मान होता है क्यू बी, तो ये आपका सॉरी क्यू बराबर होता है सी बी। तो अगर सी का मान निकालोगे तो क्यू बटे बी, तो अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आ जाएगा क्यू इंटू बी। तो आप क्यू इंटू बी का मान मालूम है क्या होता है, यू बी बराबर यू सी बराबर 1/2 और क्यू बी का मान कितना है, क्यू बी का मान कितना है यू सी, तो 1/, सॉरी क्यू बी किसके बराबर है यू बी, तो ये यू बी हो जाएगा। तो इसे बटे में लेके आओगे, ये यानी कि आप क्या कह सकते हो कि जो संधारित्र की ऊर्जा होती है वो बैटरी की ऊर्जा की आधी होती है। मतलब बैटरी अगर 100 जूल ऊर्जा देगी तो संधारित्र में केवल 50 ही जूल ऊर्जा जाएगी। ये भी एक बार प्रश्न आया था कि बैटरी द्वारा संधारित्र को दी गई ऊर्जा और संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा का अनुपात मतलब यू बी बटे यू सी, तो इसका अनुपात होता है 2/1। ठीक है बच्चों, तो इसे भी आप या इसका उल्टा भी कह सकते हो कि संधारित्र में संचित ऊर्जा यू सी बटे यू बी ये होता है 1/2। मतलब संधारित्र में जो भी बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाती है वो केवल आधी ही संचित होती है। चलिए अभी यहाँ वीडियो लंबा हो रहा है, इसमें इतने ही रखते हैं, आगे जो है अगले वीडियो में कवर करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा।